everyone. Today we will learn about some resultant force, some example of the resultant force, net force, applications or calculation. As well as we will read about the thrust, pressure, unit of pressure. In previous lecture we have already learned about the types of forces. So students, let's start. Today, resultant or net force. Resultant और net force. Actually में होता क्या है कि कभी क्या हुआ कि हमें अगर किसी कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है जो कि पर्सनली हमसे संभव नहीं है, हम अकेले उसे नहीं कर सकते या उस चीज को हम लिफ्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं अदर्स का और उनके साथ मिल करके उस सबस्टांस को या उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं और उसे एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. सो ये जो 4 या 5 पर्सन जो है जो हमको लगे किसी एक चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इन 5 पर्सन्स के बदले में एक सिंगल ऐसा कोई इक्विपमेंट्स हो, ऐसा कोई डिवाइस हो या मशीन हो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इन 5 के बराबर का जो वर्क है वो हम कर लें, या इन 5 के बराबर का जो फोर्स है वो हम लोग क्या कर लें, लगा लें. जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी एक्सीडेंटल कोई केस हमको दिखाई देता है जिसमें बस जो है वो किसी खाई में गिर जाती है. तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, 50-100 के आसपास जो है आदमी उसे टाई करते थे. टाई करने के बाद ये 100 आदमी जो है अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाते थे और उस चीज को क्या करते थे, अपलिफ्ट करते थे या ऊपर ले आते थे. तो आज के डेट में तो ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है. 100 के बदला में हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेन को जो है या जेसीबी वगैरह जो है, इन सब चीजों को जो है यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको लिफ्ट अप कर लेते हैं. तो या फिर बहुत तरह का हमारे पास और भी टेक्निक है. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेट के थ्रू भी, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं उनसे जो है उनके पावर को बढ़ा करके भी हम लोग क्या करते हैं, उसे लिफ्ट अप कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज वगैरह में कुछ इसी तरह से काम किए जाते हैं. इसमें जो है पर्सन की जरूरत ना के बराबर होती है. तो हमारे पास जैसे जैसे टेक्निकली हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं तो हम लोग इस तरह से काम करते जा रहे हैं, अपने काम को जो है आसान करते जा रहे हैं. यहां हमें बताना था कि ये रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या है. वहां 100 आदमी मिलके वही काम कर रहे हैं, वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो है क्रेन या जेसीबी जो है वो एक सिंगल इक्विपमेंट्स है या सिंगल डिवाइस है, सिंगल मशीन है जो सेम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी वही काम कर रहा है. तो रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होता है, ए सिंगल फोर्स. रिजल्टेंट और नेट फोर्स क्या होता है, अ सिंगल फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट ऑन ए बॉडी और ऑन ए सिस्टम, जो किसी भी सिस्टम पे वही इफेक्ट शो करता है एज डन बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस कलेक्टिवली. जितना जो बहुत सारे फोर्सेस, जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं वो सारे मिल के कर रहे हैं. ये रिजल्टेंट या नेट फोर्स एक सिंगल फोर्स होता है जो वही इफेक्ट शो करेगा किसी भी सिस्टम पे जो बहुत सारे इंडिविजुअली गैदर्ड होकर के मिल के कर रहे हैं. तो इसको हम इस तरह से, वंस अगेन आई एम जस्ट डिफाइनिंग इट, अ सिंगल फोर्स दैट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट ऑन अ बॉडी एज डन बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस कलेक्टिवली. ओके, सो ये हमारा हुआ रिजल्टेंट और नेट फोर्स. यही वो फोर्स भी होता है जिस कारण से कोई बॉडी एक्सेलरेट कर पाता है या मूव कर पाता है. जैसे आप लोग देखते होंगे कि बाइक वगैरह अगर मान लीजिए खड़ी है, उसे स्टार्ट किए बिना भी अगर हम लोग उसे पुल अप करते हैं, खींचते हैं, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है. आखिर क्यों फोर्स लगता है? इस
उसमें हम लोग गौर करेंगे कि आगे के जो टॉपिक होंगे उसमें हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह भी क्या है पढ़ना होता है। तो वहां जब कोई बॉडी स्टे कर रहा है तो वहां एक फ्रिक्शन लग रहा है और वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन से हमको ओवरकम करने के लिए यानी बाहर आने के लिए हम उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और उससे जब ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उन दोनों के बीच का एक नहीं चाह रहा है मूव करने देना, दूसरा चाह रहा है कि बॉडी मूव करे, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, यानी अगर मान लीजिए कि हम किसी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और वो बाइसेल्फ जो है वो 3 न्यूटन का फोर्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? तो 10 मैं लगा रहा हूं, 3 जो है वो फ्रिक्शन लगा रहा हो या ऑब्जेक्ट खुद लगा रहा हो, तो ऐसे केस में जो है उस पर नेट फोर्स वर्क करेगा 7। कैसे? क्योंकि जब दो अलग अलग डायरेक्शन होते हैं तो ऐसे में जो है हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, आगे हमारे पास एक टॉपिक भी है तो वहां भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं और देखेंगे भी। तो किसी भी जैसे फ्रिक्शन से ही हमको ओवरकम करने के लिए जो है फ्रिक्शन में जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाकर के बॉडी जो है वो मूव करेगा, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगा। ऐसे ही केस में अगर कोई ग्रेविटेशनल पुल ही है तो ग्रेविटेशनल पुल में बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, अब उसको वहां से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमको उससे कहीं ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाकर के बॉडी लिफ्ट अप होगा या मूव करेगा। सो स्टूडेंट, वी हैव लर्नड अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स। कम टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स। ऐसे केस में क्या होगा कि कैसे हम एक सिंगल फोर्स को कैलकुलेट करें या इफेक्टिव फोर्स को क्या कैलकुलेट करें या नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें जब बहुत सारे फोर्स जो हैं वो एक बॉडी पे लग रहे हैं। सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इधर जो है बहुत सारे पर्सन जो है इसे पुल अप कर रहे हैं। सारे का जो है अलग अलग फोर्स है, ये 2 न्यूटन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 15 न्यूटन लगाया, ये 1 न्यूटन लगाया और ये 7 न्यूटन लगाया। ऐसे में ये 5 आदमी हैं और पांचों ने अलग अलग फोर्स अप्लाई किया। ये बॉडी जो है वो टाइड अप है किसी रोप के थ्रू, तो उस केस में इस पे कितना नेट फोर्स काम करेगा? तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग जो सिंपल 2 तरह का कैलकुलेशन हम लोगों को सीखना है और उसी को सीखेंगे कि जब सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो, तो ऐसे केस में जो है नेट फोर्स वो इंडिविजुअल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लो ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, तो ये 5 ही थे, लेकिन आप सो ऑन n तक जा सकते हैं, Fn तक। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि 5 ही हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम लोगों को फिलहाल जो है इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 2 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन। टोटल काउंट कर लें हम लोग, तो ये लगभग 35 हो गया, 35 न्यूटन हो गया। लेकिन सपोज करो कि इतने सारे फोर्स इधर लग रहे हैं और कुछ फोर्स जो हैं वो इधर भी लग रहा, तो ऐसे केस में बॉडी किधर को मूव करेगा और इस पे नेट फोर्स क्या काम करेगा? ये दूसरा कंडीशन है। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा कंडीशन। ये पहले कंडीशन का था कि ये अगर कंडीशन है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल फोर्स हैं और वो 2 अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? जब सेम डायरेक्शन हो तो एडिशन होगा, सेम डायरेक्शन, देन नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय एडिशन। ओके। बी केस में जो है वो 2 अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लो इसमें भी हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं कि ये 5 न्यूटन है ना, ये 13 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है
और ये जो है हमारा 16 न्यूटन है। इसमें 4 ही बंदे हैं या 4 ही अप्लायंसेस, लेकिन इनमें ये जो है इंडिविजुअल 16 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो रहा है। अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में जो टोटल काउंट होगा वो हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे या नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो इन सभी का एक डायरेक्शन में है, तो हम मान लो कि ये फोर्स अप्लाइड इन राइट, तो यहां पर में हम 2n जो हम पहले से कैलकुलेटेड है, तो ये हमारा हो गया 35 न्यूटन। अब फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लें, तो ये हमारा है 16 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन प्लस 13 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। इसको भी ऐड कर लें, तो ये लगभग हो जाएगा हमारा कितना, 30, 41, 46, टोटल हो गया 46 न्यूटन। अब आप गौर करो कि जो टुवर्ड्स राइट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 35 न्यूटन और टुवर्ड्स लेफ्ट जो हो रहा है वो 46 न्यूटन। तो ऐसे केस में बॉडी पे नेट फोर्स काम कितना करेगा, तो मैक्सिमम में से हम क्या करेंगे, मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी ऐसे केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो तो बाय सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन बाय सब्ट्रैक्शन जो हम करेंगे भी तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो टुवर्ड्स द मैक्सिमम फोर्स अप्लाई, जिधर से मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर की ओर। तो किधर की ओर भाई सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है 46 न्यूटन और इधर कितना अप्लाई कर रहा है 35 न्यूटन, तो ज्यादा इधर है। यानी बॉडी जो है इधर की ओर मूव करेगा और कितने फोर्स से मूव करेगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। द नेट फोर्स वर्क ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 46 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन, यानी टोटल हमारे पास 11 न्यूटन जो है वो नेट फोर्स इस पे काम करेगा। और ये बॉडी मूव किधर करेगा, तो जिधर मैक्सिमम वैल्यू होता है उधर की। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स था डिफरेंट केसेस में, कि जब डायरेक्शन सेम हो तब क्या करेंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है थ्रस्ट। इसे गौर करते हैं, देखते हैं, और मैं शायद उम्मीद रखूं कि आप लोगों को ये दो चीज अच्छे से समझ में आया हो, एक रिजल्टेड और दूसरा जो है कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, जो मैंने आपको दो अलग अलग केसेस में लेकर के बताया, समझाया। इसके अलावा जो है थ्रस्ट, ये बहुत सिंपल सा चीज है, क्योंकि प्रेशर को डिफाइन करने से पहले बहुत सारे बुक में डिफरेंट वे होते हैं, राइटर्स जो है वो डिफरेंट वे से समझाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो हम गौर करें, जैसे सपोज करो कि मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और अगर डायरेक्शन या एंगल है भी तो वो कुछ अलग हो। डिफरेंट एंगल से हम किसी भी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा ही अप्लाई करें, लेकिन जब कभी भी हम बॉडी पे परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट ए टाइप ऑफ फोर्स, थ्रस्ट क्या है, ए टाइप ऑफ फोर्स। और एक चीज हमेशा याद रखना कि दुनिया में जितने भी तरह के फोर्स हो, जितने भी तरह के फोर्स हो, उन सारे का जो है एसआई यूनिट हमारा क्या होगा, न्यूटन ही होगा। चाहे वो वेट हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे हमारा जो है मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, यानी टाइप ऑफ फोर्सेस जितने भी हैं, उन सभी केसेस में क्या है कि उनका यूनिट या ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो थ्रस्ट भी क्या है, ए टाइप ऑफ फोर्स, तो यानी इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। The thrust is a type of force that applies on a body perpendicularly. कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहा है, कैसे, तो परपेंडिकुलरली, तो ऐसे केस में इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है प्रेशर।
तो प्रेशर क्या है? तो हम लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो आप अगर गौर करो कि हमने ये फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने लगभग इस एरिया में क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, इतना बड़ा एरिया। तो ऐसे केस में जो है हम कहते हैं कि प्रेशर दिए, कंप्रेस किए, दबा दिए। लेकिन प्रेशर है क्या? तो प्रेशर है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कि आपने एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया, यही हमारा क्या है? प्रेशर। सपोज करो कि हमारे पास एरिया जनरली जो कैलकुलेटेड होते हैं वो मीटर स्क्वायर में होते हैं, तो ए मीटर स्क्वायर पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? सपोज ये हमने मान लिया कि F न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? तो F बाय A न्यूटन। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड प्रेशर। सो प्रेशर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। ये हमारा डेरिवेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप गौर करो कि इसका कुछ यूनिट होगा। क्या यूनिट होगा? तो गौर करते हैं, फोर्स का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया जब कभी भी हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का निकालते हैं, यानी जितने भी फ्लैट प्लेन सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग जनरली देखते होंगे कि एरिया में यूनिट स्क्वायर आता है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट हमारा होता है मीटर स्क्वायर। तो आप अगर कॉमन इसका यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो न्यूटन मीटर माइनस 2, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट में इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या करते हैं हम? पास्कल। क्या करते हैं ऐसा यूनिट में? पास्कल। अब सपोज करो कि हम कब कहेंगे कि 1 पास्कल प्रेशर हमने बॉडी पे अप्लाई किया, तो अगर ये फोर्स का क्वांटिटी 1 न्यूटन हो और एरिया हमारा क्या 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे केस में जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? 1 पास्कल। क्या है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड over 1 meter square area, then the pressure at this area is called 1 pascal. क्या कहलाएगा ये? 1 pascal। तो हम लोग प्रेशर पढ़े, प्रेशर का फॉर्मूला भी देख लिए। इसके अलावा जो है हम लोग इसके यूनिट को भी जान लिए। कॉमन यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, ऐसा यूनिट इसको हम पास्कल करते हैं। 1 पास्कल का डेफिनेशन भी जान लिए। अब कुछ एप्लीकेशंस होंगे, लेकिन एप्लीकेशंस होने से पहले कुछ कॉमन चीज हैं जिनको समझना जरूरी है। अगर ये हम समझ जाएंगे तो इनके एप्लीकेशंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टर्म। अभी हमने डिराइव किया P इक्वल टू F बाय A। आप बताओ कि प्रेशर को हमको कभी इंक्रीज करना होता है, कभी डिक्रीज करना होता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? क्या बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या घटा दें तो प्रेशर जो है हमारा क्या हो जाए? डिक्रीज करेगा। तो आप गौर करो, हमारे पास प्रेशर के फॉर्मूला में ही 2 टर्म है, यानी ये इसी 2 क्वांटिटी पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है फिलहाल। तो हमारे पास इन दोनों में से अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हम लोग देखते होंगे कि सपोज अभी हमने इसे कांस्टेंट मान लिया, एरिया को क्या मान लिया? फिक्स कर दिया कि नहीं एरिया में कोई चेंजिंग नहीं लाना। उसके बाद तो हम लोग मान लो कि डिनोमिनेटर सारे के पास हमने 5 दिया, एक ये भी 5 ले लो। 2 एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ 10 है न्यूमरेटर, यहाँ 15 है। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये 2 आएगा और ये क्या आएगा?
3 आएगा। यानी जब हम कांस्टेंट कर लें एरिया को और फोर्स को क्या करें, बढ़ाएंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स को अगर हम घटा दें तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ये 15 है तो इसका वैल्यू 3 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 10 है तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन जब हम फोर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और एरिया बढ़ाते या घटाते हैं, तो ऐसे केस में प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो गौर करो। सेम वे में न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। अब आप गौर करो कि हम 5/10 ली और दूसरा जो है वो 5/100 ले लिया। यहाँ हमारा ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट हो गया कि फोर्स को हमने कांस्टेंट कर लिया, अब एरिया बढ़ा घटा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो आप गौर करो 5/10 जो होगा ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.5 और ये वैल्यू हो जाएगा 0.05। ओके, तो वैल्यू कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो ये वैल्यू बड़ा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ इसके, यानी एरिया अगर बढ़ा तो वैल्यू हमारा क्या होगा, छोटा होगा। एरिया अगर घटेगा तो वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया अगर हमारा क्या होगा, घटेगा, तो ऐसे केस में प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी रिलेशन को हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़े हैं। एक में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप गौर करते होंगे कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है प्रेशर, कि फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घट जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो रहा है, घट जा रहा है, एरिया घट रहा है तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये रिलेशन थे और इसी को यूज करते हुए हम लोग जो है वो बहुत तरह के एप्लीकेशंस हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं गौर करते हैं कहीं गौर नहीं करते हैं। तो जब कभी भी हमें प्रेशर को क्या करना रहता है कि बढ़ाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे नाइफ का जो एज होता है, किनारा होता है, वो बहुत ही शार्प होता है। शार्प करने का मतलब क्या, कि उसका एरिया बहुत कम होता है और एरिया जैसे ही कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेल्स उसके टिप जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, यानी कांटेक्ट एरिया हमारा क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो ऐसे केस में जो है अगर हम थोड़ा बहुत भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ ब्लंट, कि एरिया बढ़ जाए तब तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में शार्प वाले में हमारा प्रेशर ज्यादा होगा। एक्स का जो शेप होता है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होते हैं कि एक्स में भी इसका जो एज होता है वो हमारा क्या है, आपको गौर करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही शार्प होता है। जितना ज्यादा शार्प होगा उतना इजीली कट हो सकता है। तो इस तरह के चीजों को जो हमारे सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल है, उन पे हम गौर करें तो इजीली समझ में आएगा। अब जैसे देखिए जहां हमको प्रेशर घटाना होता है, तो प्रेशर घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एरिया को ब्रॉड कर दो भाई, सिंपल सी बात। तो अब एरिया कहाँ कहाँ ब्रॉड करके हमने प्रेशर घटाया, तो सबसे पहले तो हम अपने स्कूल बैग, उसका जो स्ट्रिप होता है, शोल्डर स्ट्रिप, तो वो ब्रॉड अगर रहा तो ऐसे केस में जो है प्रेशर हमको कम पड़ा। इसके अलावा ट्रैक्टर वगैरह का जो व्हील होता है वहां हम गौर करते हैं, तो ट्रैक्टर का जो बैक व्हील होता है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, इसीलिए वो आप देखते होंगे कि डंप एरिया में भी इजिली मूव कर जाता है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। आज के डेट में हम लोग देखते होंगे मोटर बाइक है या ट्रक वगैरह में एक व्हील के जगह पे 2-2 3-3 यूज कर लिए जाते हैं, क्योंकि एरिया जितना बड़ा होगा उतना प्रेशर कम होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा वजन कैरी कर पाएंगे। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स या जिनका एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। बाकी जो कुछ एक टॉपिक रह गया है उसे हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करते हैं। जैसे कुछ डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे, फ्लूइड प्रेशर जानेंगे, ये और बाकी यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।